100 मीटर स्क्वायर में 100 केजी क्रॉप आना और उसको ड्राई करके ड्राई वेट का ही मार्केट में जो प्राइस बोला जाता है कि ये 40,000 30,000 किसी टाइम पे राजा महाराजाओं की क्रॉप बोला करते थे। ये कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में नेचुरली पाई जाती है। किसान को ना अपनी मेहनत भी काउंट करनी चाहिए। कई बार वो कॉस्टिंग निकालते हैं ना, अपनी मेहनत को फ्री में करता है। जब उसने अपने आप को ही फ्री कर दिया तो दूसरे तो करेंगे ही ना आपको फ्री। फ्रूट बॉडी जब बनाती है वो किसी शॉक के बाद बनाती है। कोई उसको झटका लगता है या जैसे बिजली की गड़गड़ाहट या पेड़ का टूटना, आप 25,000 भी लेंगे तो 2.5 लाख रुपए की क्रॉप आराम से आपकी सेल हो सकती है। शिटाके सर वर्ल्ड में नंबर 1 मशरूम है, कंज्यूम में और कल्टीवेशन में भी। एक रोशनी है जो मेरे को लगता है कि अगर उसको सही तरीके से हम कर सकें तो ये पहाड़ों के लिए वो काफ़ी अच्छी देन साबित होगी। करना है तो ये करना है, चाहे अब घाटा हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं गांव जंक्शन के इस पॉडकास्ट में। आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो खास अतिथि हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं, उत्तराखंड से आते हैं, जिन्होंने मशरूम फार्मिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी जो रुड़की में स्थित मशरूम फार्मिंग की यूनिट है, वहां पर जब आप जाएंगे तो शायद हो सकता है आपने उतनी हाईटेक यूनिट पहले ना देखी हो। इतना ही नहीं, इस शख्स की एक पहचान ये भी है कि इन्होंने भारत देश में जो गुच्ची मशरूम है उसकी पहली बार कॉमर्शियल खेती की, यानी व्यावसायिक खेती की है, जिसकी वजह से इसे इस क्षेत्र में एक माइलस्टोन के रूप में भी देखा जा रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज हम नवीन पटवाल जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ इस स्टूडियो में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ये गुच्ची मशरूम का उत्पादन हुआ, कैसे संभव हुआ यहाँ पर, आखिर जो देश में कॉमर्शियली कहा जा रहा है पहले नहीं था, कैसे संभव हुआ यहाँ पे? मैं इस काम में ना पिछले 4 साल से लगा हुआ था और उसमें हम रिसर्च पे लगे हुए थे। हमारे 3-4 साल और ट्रायल थे जो फेलियर पे थे, तो फेलियर का तो कोई नॉलेज ना, कुछ मीडिया कवरेज होती है ना, लोग उसको प्रोत्साहन करते हैं कि वो तो फेलियर में काउंट हुए। इस साल हमने जो ट्रायल किया था, हमने दिसंबर 28 को सोइंग करी थी। सीड बोलते हैं, स्पॉन बोला जाता है इसमें हमें मशरूम में। हमने 28 दिसंबर को हमने सोइंग करी थी। हमें जनवरी में ही आइडिया हो गया था कि क्रॉप आएगी और बहुत ज़बरदस्त क्रॉप आएगी, क्योंकि हमने 2-3 साल जो फेलियर किए थे हमें पता लग गया था। जो एक माइन्यूट एरर हमने किए थे, वो एरर हमने रेक्टिफिकेशन कर दिए थे। और माइसीलियम को देख के, जो सीड का जो माइसीलियम फैलता है सॉइल के अंदर, हमें उसके तरीके से पता लग गया था कि ये बहुत अच्छी क्रॉप देने जा रहा है हमारे को कुछ ही टाइम पे। और जिसकी क्रॉप हमें मार्च में 15 मार्च को आई। काफ़ी ह्यूज क्रॉप थी। आप ये मान के चलिए, हमने 100 मीटर स्क्वायर में ट्रायल किया था। एक पॉली हाउस था और उस पॉली हाउस में 100 मीटर स्क्वायर में 100 केजी क्रॉप आना। फ्रेश वेट, मैं फिर बताऊंगा, वो फ्रेश वेट होता है और उसको ड्राई करके ऑलमोस्ट 1/10 हो जाता है, जो कि 10 किलो ड्राई वेट हो जाता है। और वो 10 किलो ड्राई वेट का ही मार्केट में जो प्राइस बोला जाता है कि ये 40,000 30,000, वो ड्राई का प्राइस होता है। इट्स नॉट फ्रेश। फ्रेश का रेट कुछ और होता है, या उसकी मार्केट अभी है नहीं एक्चुअल में। इसकी जो खरीदने की मार्केट है, और या शेफ़ के मेन्यू में होना, ऑलरेडी 5 स्टार्स में होना, या इसका एक्सपोर्ट का मार्केट होना, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है। आज से नहीं, 100 साल से क्रिएटेड है। मतलब आप मान के चलिए, इनको किसी टाइम पे राजा महाराजाओं की क्रॉप बोला करते थे, जिनको मतलब जो लोग उनके सेवादार होते थे राजाओं के, वो उनको ढूंढ के लाते थे खुश करने के लिए कि यार ये बहुत अच्छी क्रॉप है, शाम को हम बना के आपको खिलाएंगे। ये कश्मीर में, इंडिया में, कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में नेचुरली पाई जाती है। जहाँ हमने इसका ट्रायल किया है वहाँ ये ऑलरेडी ही मतलब मिलती है आसपास के जंगलों में। और मेरा ये मम्मी का गांव है, मतलब फलदा कोट जगह का नाम है। वहाँ बच्चा जैसे भेड़ बकरी चराने जाते हैं तो मार्च में ये निकलने लग जाती है, तो लोग इकट्ठा करते हैं, अपने घरों में इकट्ठा करते हैं। खुद खरीदार वहाँ आते हैं लेने के लिए। कई बार लोग दिल्ली में खारी बाबली में बेचाते हैं जाके। खारी बाबली इसका बहुत बड़ा मार्केट है मसालों की तरह। आपने अभी इसकी जो कीमत है उस पर बात की है कि 30 से 40 हज़ार रुपये केजी। तो कई लोगों ने इस आपके वीडियो पर एक कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि तो बाज़ार में 5 से 8 हज़ार रुपये किलो भी मिल जाता है। मैं आपको ना इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा करा है, और हर एक बंदे को एक्सप्लेन करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअल में। इस किसी भी फूड चेन में 3-4 लेवल पे लोग होते हैं। सपोज़ करो, अगर हम गेहूं की बात करें तो एक फार्मर है जो 30 रुपये किलो या 28 रुपये किलो गेहूँ उगा रहा है। फिर उसकी कोई ब्रांडिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, या उसको रोटी भी बना के खिला रहा है, तो वो काफ़ी महंगे उसमें चला आता है। तो इट डिपेंड्स कि उसका प्रोसेस होकर लास्ट तक क्या प्राइस है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहले तो ये वाइल्ड में होता था, आज तक। वाइल्ड में क्या होता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा छोटा साइज़ मिलता है। उसकी वजह, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े साइज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो क्रॉप में सपोज़ करो कोई
जंगलों में ढूंढ रहा है, फॉराजिंग कर रहा है, और उसको कोई साइज़ मिल गया जो कि छोटा साइज़ है, आधी उंगली की जितना कोई साइज़ है, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कल उसको या तो जानवर खा जाएगा या फिर कोई और तोड़ लेगा, वो उसको प्री मैच्योर स्टेज में तोड़ लेगा। तो ये बड़े चांसेस होते हैं कि हमारे को 1 इंच साइज़ मैक्सिमम मिलते हैं। उसमें जो भी साइज़ जैसे ही बड़ा हो जाता है, जंबो जिसको बोला जाता है, वो साइज़ बड़ा होते ही सुपर एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये दुगना तिगने का फ़र्क नहीं होता, मतलब 4 टाइम्स प्राइस का गैप आ जाता है। क्योंकि ये मैं आपको एक्सपोर्ट का बता रहा हूँ, और जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट यूज़ कर रहे थे, तो जंबो की कैटेगरी ऐसी है कि वो साइज़ मिलता ही नहीं है। जब आप इसको कल्टीवेट कर रहे हैं तो आपका पॉली हाउस है, आपको मालूम है इस साइज़ पे इसको नहीं तोड़ना, कल इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो आप इसको मैच्योरिटी में तोड़ेंगे, तो आपकी 99% क्रॉप जंबो साइज़ निकलेगा, जो कि 2 इंच से प्लस को बोला था, 2 से 3 इंच के बीच में। दूसरी बात, जब ये जंगलों में हार्वेस्ट होता है तो लोग उसको उखाड़ते हैं, कट नहीं करते। हम लोग जो भी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसको हार्वेस्टिंग की, वो हमने उखाड़ा नहीं है, आप समझिए मेरी बात को, हमने उसको उखाड़ा नहीं है। जैसे बटन मशरूम की बात करें, उसको जब हम उखाड़ते हैं तो नीचे की लेग को काटना पड़ता है, उसमें मिट्टी चिपकी रहती है, और वो मिट्टी की जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, बहुत भारी होता है। आप किसी गुच्छी मशरूम को अगर उसको ट्रिम करेंगे तो आप मान के चलिएगा 60-40 का रेशो हो जाता है, 40% आपका वेट वहाँ चला जाता है और 60% वेट वहाँ चला जाता है। जो आप प्राइस बता रहे हैं, ये फार्मर से लोग जो ग्रेडिंग करते हैं, जो उनको कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे 5 to 6 तो नहीं, मान लीजिए 7-8 में परचेज कर लेते हैं। तो ग्रेडिंग करके वो छोटा निकालते हैं, जो कि 70 to 80% क्रॉप होता है, उसको ट्रिम करते हैं, 40% उसका लॉस हो जाता है। तो वो प्राइस जो होता है ट्रिम करके वो प्राइस पहुंच जाता है, मतलब मिनिमम 20 बता रहा हूँ आपको, और अगर छोटे से छोटा साइज़ भी पकड़ेंगे तो 12-15 के हज़ार के आसपास रहता है, छोटे छोटे साइज़ का भी, वो भी ट्रिम किया हुआ मैं बता रहा हूँ। तो जब हम प्राइस की बात करते हैं, वो उसको उखाड़ के लाए होते हैं, और जब मैं कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ, हम उसको ऑलरेडी ट्रिम कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं आपने इसका स्पॉन कैसे तैयार किया, कहाँ से लेके आए? टिश्यू कल्चर लैब में तैयार करा जाता है। जैसे आप देखेंगे बनाना होता है, केले का पौध नहीं बनती, उसके टिश्यू कल्चर से उसकी प्रोपगेशन होती है, तो उसकी टिश्यू कल्चर लैब होती है, जो कि हमारी ऑलरेडी 2012 से स्टेबलाइज है। तो आपका टिश्यू कल्चर में जब हम सीड बनाते हैं तो हम किसी भी एक हेल्थी फ्रूट बॉडी को लेके उसको कट करके उसके सेंटर में छोटा सा पार्ट लेके, जैसे स्किन का पार्ट लिया, और वो पार्ट लेके हम उसको टेस्ट ट्यूब में या टिश्यू पेट्री डिश में उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो ऐसे ये मॉर्चल, इसको साइंटिफिक नेम इसका मॉर्चला है, मॉर्चला एस्कुलांटा, मैचुला सेक्सलाटा, और मैचुला काफ़ी स्पीशीज़ आते हैं, इट डिपेंड्स, जैसे येलो मॉरल्स होती हैं, ब्लैक मॉरल्स होती हैं। तो हमने इसे आइसोलेट करके टेस्ट ट्यूब में लिया था, और उस टेस्ट ट्यूब में उसको फिर गेहूं में डालते हैं, वो सीड बनता है। अभी करंट टेक्नोलॉजी में हर मॉर्चिला की फ्रूटिंग टेंडेंसी इतनी हाई नहीं है, हर स्टेन डिफरेंट बिहेवियर करता है। जैसे उत्तराखंड में थोड़ा डिफरेंट होगा, कश्मीर में थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें हिमाचल में थोड़ा डिफरेंट होगा, और उस इलाके में भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो हमने उसको आइसोलेट करा, जो सीड हमारा ज़्यादा फ्रूट करता है। किसी टाइम पे ये गेहूं के साथ भी हुआ होगा। शुरू में लाई कहाँ से आप, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ये गुच्छी मशरूम आपको मिल जाती है, फ्रेश भी मिल जाएगी। आप जैसे मैंने बताया, हमारे गांव में मतलब बच्चा ये काम करता है। तो यानी जो फॉरेस्ट में मिलता है, जो नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से, उसी को लाके उसी से आपने स्पॉन फिर आगे तैयार किया। हर मशरूम मतलब ग्रेन्स में, गेहूं में, सब में किसी टाइम पे वो वाइल्ड रहा था, किसी भी टाइम पे वो कभी ना कभी वाइल्ड रहा होगा, तो उसको उन्होंने कलेक्ट करके उसको इम्प्रूव किया है। इसकी खेती अगर कोई करना चाहता है तो कैसे करे? बटन मशरूम बहुत कॉमन है, ऑयस्टर बहुत कॉमन है, लेकिन गुच्छी इस तरह का नहीं है कॉमन हो अभी, तो कैसे कोई इसकी खेती कर सकता है? हमें पॉली हाउस एक चाहिए होता है इसमें, लेकिन ये एक विंटर क्रॉप है, मतलब ये 15 डिग्री से नीचे ही होती है। तो इंडिया के जो क्षेत्र हैं जहाँ ये ऑलरेडी हो रहा है, उत्तराखंड में 1500 मीटर के बाद ये मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1500 मीटर के बाद ठीक ठंड बन जाती है, 1500 मीटर की जो हाइट है। दूसरी बात, इसको अभी जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि राजस्थान में या साउथ में हो सकता है, वो साउथ में नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अभी हम पूरे तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में, एयर कंडीशनिंग में कॉमर्शियली नहीं कर सकते। रिसर्च पे तो ये लगे हुए हैं साइंटिस्ट, और पॉली हाउस में इसका करने का एक वजह और है। मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक्चुअल में इसका जो माइसीलियम होता है, जो सीड से आगे प्रोपेगेट होता है, उसको डे एंड नाइट की ना टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन बहुत पसंद है। नेचर में भी ऐसा है, क्योंकि हम नेचर के प्रोसेस को ही मिमिक करते हैं, पूरा रेप्लिकेट करते हैं, मतलब। तो इसका जो टेम्परेचर है, जो डे एंड नाइट की फ्लक्चुएशन होती है, वो मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मतलब रात को ठंडा, दिन को गर्म। तो ये पॉसिबल पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही होता है, आप देखेंगे रात भयंकर ठंडी होती है, दिन में बड़ी तेज़ धूप होती है। तो इसको दूसरा पॉली हाउस में डायरेक्ट धूप नहीं लगती, हम इसको एक शेड नेट भी देते हैं, ग्रीन कलर का दो या ब्लैक कलर दो, इट डिपेंड्स कि क्या दे रहे हैं हम लोग। और ये 3 महीने की क्रॉप पीरियड में ही होता है, मान के चलो, इट्स नॉट 3 महीने, मैं ऐसे नहीं बोल सकता,
अगर सपोज करो हम 3000 मीटर की हाइट में हैं जहाँ बहुत ठंडा है, वहाँ ये 4 महीने चला जाएगा प्रोसेस, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत धीरे हो जाएगा। ठंड में ना हर चीज़ थोड़ा स्लो हो जाती है, क्रॉप बेटर होगी, क्योंकि आप वहाँ देखोगे हाइट पे ना लो टेम्परेचर की जो क्रॉप्स होती हैं और जिसका साइकिल पीरियड बहुत बड़ा होता है न्यूट्रिशन लेने का सॉइल से, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो वो शॉर्ट टाइम की साइकिल नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म में चलेगी, तो उसकी क्वालिटी और उसकी मशरूम की जो न्यूट्रिशन वैल्यू भी, प्रोफाइल भी बोले, वो भी बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको 3 मंथ्स नहीं बोल सकते, इट्स अ 4 मंथ क्रॉप। और तो ये पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडोर की अभी इसकी टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज नहीं है, ये आउटडोर ही है, और जहाँ ऑलरेडी हो रहा है ये वहीं हो सकता है ये। कई लोगों ने सवाल किया था, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा भी था, कि क्या इसे कंट्रोल टेम्परेचर में किया जा सकता है, जैसे हम बाकी मशरूम को एक टेम्परेचर दे देते हैं। एक्चुअल में जो रिसर्च में ऐसा कर रहे हैं, इसको अभी ना जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो अभी डाटा अवेलेबल है, जो अभी जितना तक का रिसर्च हो चुका है, ये कल्टीवेट हो चुका है इंडोर में, लेकिन उसकी जो एनर्जी कॉस्ट है, मतलब एयर कंडीशनिंग में क्या करना पड़ रहा है, इसको कूलिंग कर रहे हैं 12 घंटे के लिए और 12 घंटे के लिए हीटिंग कर रहे हैं इसको, ताकि उसको वो डेल्टा मिल सके 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो नेचुरल दिन रात में हमें मिलता ही है। तो वो उसकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि इसकी जो सेलिंग कॉस्ट को वो कर रहा है, मतलब आपकी सेलिंग कॉस्ट कम है और प्रोड्यूसिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल तो वैसे ही सक्सेस नहीं होगा। जो तो साइंटिस्ट को लगे कि ऑप्टिमाइज हो जाए, या आज से 2 साल बाद किसी दिन हम दोबारा बैठे हो तो बोले हाँ यार ये तो हो गया, यानी अभी नहीं हो पा रहा है। अभी जो स्थिति है कि किया जा सकता है, लेकिन करना वाइबल नहीं है, वाइबल कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ और है कि जो बेड्स इसके बने हुए थे, आपका जो वीडियो देखा लोगों ने कहा ये बेड्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या कोई खास विधि है इसको तैयार करने की, इन बेड्स को? जो हमने इसके बेड्स तैयार करे थे, तो मोटा 1.2 मीटर, जिसे 4 फुट बोलते हैं हम, 4 फुट के स्पेस में, ताकि दोनों तरफ से हम हाथ डाल के काम कर सकें। 2-2 फुट तक हाथ चला जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। बीच में नालियाँ थी, ताकि अगर एक्सेस वाटर हो तो हम उस नाली में निकल जाए, और एक स्टेज के बाद हम पानी नहीं डाल सकते उसमें। अगर उसका मॉइस्चर लॉस होगा तो हम नालियों को भर सकते हैं, लेकिन बीच में माइसीलियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। उसमें माइसीलियम रन कर रहा होता है। माइसीलियम एक तरीके से आपका जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे होता है। सीड से वो अपना जाला बुन रहा होता है। फ्रूट बॉडी वो होती है जिसमें हम शेफ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट हम लोग उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, माइसीलियम में भी, क्योंकि माइसीलियम जितना हेल्थी होगा उतनी ही फ्रूट बॉडी आएंगी, या उतनी ही आपकी पैदावार होगी, उतनी आपकी यील्ड आएगी। तो हम माइसीलियम स्टेज पे कोई इंटरेस्टेड होते हैं कि उस टाइम पे हम लोग उसको पानी नहीं डाल सकते। तो या तो आप मिस्ट बनाओ, जो कि फिर एडिड कॉस्ट बन जाता है, ज़्यादा कॉस्ट लगे, तो हम नालियाँ बीच बीच में छोड़ते हैं, उसको हम फिल कर देते हैं पानी से, ताकि वो साइड से सोक कर ले पानी को जाके। तो उस बेड के अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया था, हमने छोटे छोटे बैग रखे थे। तो मुझे लगता है अगर अब मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो वो बेसिकली ये बिल्कुल जानना चाहेंगे। आपने जो कहा एक्सप्लेन, ये सवाल है लोगों का कि आखिर वो जो बैग्स थे रखे हुए, जिस कंडीशन में हमने देखे तो वाइट हो चुके थे, यानी माइसीलियम पूरा उसमें फैल चुका होगा। अगर देखिए सर उसमें क्या है वो न्यूट्रिशन जो आप देते हैं? देखिए इसमें जो माइकोलॉजिस्ट होंगे, अगर वो सुन रहे होंगे, वो तो काफ़ी वाकिफ होंगे। ऐसा होता है कि हर मशरूम का उगने का एक तरीका होता है नेचर में, और साइंटिस्ट लोग जो भी वैज्ञानिक हैं वो उस चीज़ को मिमिक करते हैं। और ये आज से 50 साल पहले गेहूं को भी हुआ होगा। तो मशरूम का जो माइसीलियम होता है, ये ज़मीन के अंदर, सॉइल के नीचे, जंगलों में, या इवन दिल्ली में भी होगा मुझे लगता है। तो वहाँ पर ये ज़मीन के नीचे घूम रही होती है अपना माइसीलियम स्टेज में। लेकिन ये फ्रूट बॉडी जब बनाती है, वो किसी शॉक के बाद बनाती है। कोई इसको झटका लगता है, या जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, या पेड़ का टूटना, तो वो अपनी फ्रूट बॉडी बनाती है। ये आप मान के चलिए, मैं आपको एक छोटी सी बात है, किंग ऑयस्टर मशरूम है। तो किंग ऑयस्टर मशरूम में क्या होता है कि वो किसी टाइम पे पेड़ से कनेक्टेड होती है, कि जिसका कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी बिल्कुल पता है सबको, मास स्केल में उग रही है वो। उसको हम 24 घंटे के लिए ग्रेविटेशनल ट्रॉमा देते हैं, बैग को उल्टा कर देते हैं 24 घंटे, बैग को या बॉटल को, उसको हम ग्रेविटेशनल ट्रॉमा बोलते हैं। नेचर में क्या होता है, वो पेड़ गिरने से उसको वो ट्रॉमा लगा होता है, तो हम उसकी नकल उतारते हैं। क्योंकि पेड़ जब टूट के गिर जाता है, तब साइंटिस्टों ने देखा कि इसके आसपास बहुत मशरूम आ रही है, जो पेड़ बुढ़ा होकर नीचे गिर के टूट गया। तो वहाँ मशरूम ज़्यादा आई, तो उनको समझ आया इसको ग्रेविटेशनल ट्रॉमा भी लगता है, तो माइसीलियम को तो हमें माइसीलियम को कोई ट्रॉमा पहुँचाना होता है। अच्छा, क्या होता है कि हम, ये जस्ट सॉइल थी, आपने देखा होगा आप जब आए, और 1-1 फुट पे बैग रखे गए थे, उसके अंदर हमने न्यूट्रिशन डाला होता है, जो उसका न्यूट्रिशन था। तो वो बैग जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन केवल कार्बोहाइड्रेट लेता है, नाइट्रोजन जो प्रोटीन का सोर्स होता है वो सॉइल से ही लेता है। तो हमारी सॉइल प्रोटीन डेफिशिएंट भी हो जाती है, इसलिए हमें इसमें रोटेशन में क्रॉप भी लेनी होती है, ताकि इसमें दोबारा से न्यूट्रिशन आ जाए। अगर इसको आपको नेक्स्ट साल करना है उसी पॉली हाउस में, तो ये ज़रूरी है कि उसमें कोई ना कोई क्रॉप लें आप, ताकि उसके अंदर जैसे कुछ दालें होती हैं जो एयर से नाइट्रोजन को सक करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है सॉइल के अंदर, तो आपको रोटेशन में कोई क्रॉप लेनी पड़ेगी। तो हमने जब नोटिस करा कि ये बैग जो है, हमने क्या वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी नोटिस था, न्यूट्रिशन जो गया था हमारा कम हुआ था, वो कार्ब्स गए थे, स्टार्च गया था,
और जो सॉइल से गया था नाइट्रोजन के सोर्सेज गए थे हमारे। तो ये दोनों से लेता है, ये अपने छोटे छोटे जड़ें बना देता है रेशे की तरह, और बैग्स को का न्यूट्रिशन सक करके सॉइल के अंदर बिछा देता है। और इसकी जो नसें होती हैं, एक काइंड ऑफ इनको नसें बोलूँगा, इसकी ये पूरी न्यूट्रिशन रिच हो जाती हैं, फुल न्यूट्रिशन से रिच हो जाती हैं, और 3 महीने तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड चलता है हमारा ये। तो इस बैग के अंदर न्यूट्रिशन की क्या रेसिपी थी, ये थोड़ा मेरा अभी पर्सनल है, क्योंकि हम लोग इसको सेकंड ट्रायल करना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा हम पेटेंट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब आपको 90% मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया। जो माइसीलियम होता है उसके अंदर सक करता है बैग से न्यूट्रिशन, सॉइल से नाइट्रोजन करता है, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज करता है। जब ये पूरा हेल्थी हो जाता है 2-3 महीने में, तब हम इसे शॉक देते हैं। और मेरे फादर साहब बोला करते थे कि जब भी ये मशरूम आती थी तो एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले वहाँ बिजली की गड़गड़ाहट होती थी, बहुत ज़बरदस्त वाली, और उसके ठीक 2-3 दिन बाद जंगलों में भरपूर मिलती थी। ये बात मैंने एक से नहीं कई बुजुर्ग लोगों से कंफर्म करी कि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मार्च के महीने में कोई बारिश की गड़गड़ाहट होगी, मार्च या अप्रैल में पहाड़ों में, उसके ठीक 2-3 दिन बाद जंगल पूरा इस मशरूम से भरा रहेगा। यानी एक शॉक वाली जो आपने बात की, आप ये मान के चलिए इसका एक ये शॉक भी है साउंड का। अगर आप बड़े स्पीकर जो आप डीजे वगैरह में बजाते हैं, उसमें अगर साउंड लगाएं और उसको उसको उस टाइम पे राइट पॉइंट पे, ऐसा नहीं कभी भी दें। मतलब आप देखिए ना कि जैसे बच्चे का टाइम होता है 9 महीने, वो पेट में तैयार हो रहा था, इट्स नॉट कि आप पहले उसको मैच्योर कर देंगे या पहले उसको डिलीवर कर देंगे। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है जब वो बहुत हेल्थी हो जाता है, जो आप लेंस से देख सकते हैं या मोबाइल के जूम से देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत हेल्थी हो चुका माइसीलियम, इसका अब पॉइंट आ चुका है शॉक देने का। वो 3 मंथ्स मिनिमम है, अगर टेम्परेचर लो है तो 4 मंथ चला आता है। तो 3-4 मंथ्स में अगर माइसीलियम का अच्छी स्टेज आ गई तो आप उसको शॉक दीजिए। ये एक टेक्निक है शॉक देने की। शॉक देने की और भी बहुत टेक्निक्स हैं, और शॉक देने से ही फ्रूटिंग आती है। मशरूम हमेशा स्ट्रेस में आएगी जब भी आप स्ट्रेस देंगे उसको। तो आपने कौन सी टेक्निक अपनाई है? स्पीकर्स लगाए थे या कुछ और किया? हमने इस साल स्पीकर नहीं लगाए थे, पहले हमने स्पीकर से भी ट्राई किया था। लेकिन अगर आपके पास 3 प्रोसेस हैं उसको फ्रूट बॉडी को बाहर लाने के, तो आप 2 भी अडॉप्ट कर लेंगे तो सफिशिएंट है। इट्स नॉट कि आपको तीनों ही प्रोसेस अडॉप्ट करने हैं। तो आपको जो 2 सिंपल लगते हैं शॉक देने के लिए, वो 2 सिंपल अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन आप उसका बैग हटा देंगे ना तो उसको लगेगा मेरा पेड़ से डिस्कनेक्ट हो गया, उसको ये लगता है वो जंगल में बेसिकली वो सारे पेड़ की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो हम एक मिनी जंगल बना लेते हैं उसके लिए ना, और वो जो पेड़ से न्यूट्रिशन ले रहा होता है हम वो न्यूट्रिशन उसके अंदर डाल देते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, मतलब हम लोगों ने उस प्रोसेस को एग्जैक्ट रेप्लिकेट करा है। कितना खर्च आता है इसकी फार्मिंग में? और मुनाफे की बात की जाए कि इतना महंगा मशरूम बेच के बचता क्या है? 100 मीटर स्क्वायर का ये पॉली हाउस था हमारा, और इसमें 5 to 6 kg स्पॉन लगता है, और बैग हमारे लगे थे 1/2 kg के बैग थे, और 300-400 बैग हमने लगाए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं 600 बैग थे, तो 300 kg हो गया बेसिकली। और वो बैग सारे न्यूट्रिशन से भर के हम ऑटोक्लेव स्टरलाइज करते हैं। आप मान के चलिए इसका केवल खर्चा और ट्रैवलिंग का खर्चा और अपनी मेहनत को ना काउंट करें तो, क्योंकि वैसे मैं आपके ना पॉडकास्ट में जरूर बताना, किसान को ना अपनी मेहनत भी काउंट करनी चाहिए। कई बार वो कॉस्टिंग निकालते हुए ना अपनी मेहनत को फ्री में करता है। जब उसने अपने आप को ही फ्री कर दिया तो दूसरे तो करेंगे ही ना आपको फ्री। हार्वेस्टिंग में कुछ लोग लगते हैं, लेकिन आप मान के चलिए इसकी हार्वेस्टिंग 100 किलो तोड़ना 2 दिन का काम है। मतलब 2 लोग 1 दिन लगेंगे, 2 लोग 1 दिन लगेंगे। पानी इसमें 2 बार डलता है। पानी हमारी मजबूरी होती है, हम डाल भी नहीं सकते क्योंकि वो उसका सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है एक्चुअल में। 2 बार ही डलता है हमारा पानी इसमें। बिल्कुल भी जब डल गया ना तो उसके बाद उड़ना नहीं चाहिए, एक ये टारगेट होना चाहिए, मतलब उसका एवेपोरेशन नहीं होनी चाहिए, नमी सॉइल में बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आप दोबारा पानी नहीं डाल सकते जब तक उसका वो 3 महीने बाद टाइम नहीं आएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पानी का यूजेस तो वैसे ही बहुत कम हो गए। तो पॉली हाउस का मैंने मोटा मोटा 100 मीटर स्क्वायर 1 लाख बताया, 20-25 हज़ार रुपये वैसे लगे होंगे। अगर जो हमने आउटसोर्स करा वो 10 हज़ार की लेबर होगी, 10-15 हज़ार की, और फार्मर अपना जो खुद की मेहनत है, क्योंकि पानी डालने के लिए तो लेबर की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी डाल सकते हैं। तो 3-4 घंटे का काम होता है, आप कभी भी कर सकते हैं उस काम को। तो मोटा मोटा 50 हज़ार मान लीजिए आप। 50,000 रुपये खर्च किए और 10 kg जो आपने बताया प्रोडक्शन निकला था, उत्पादन निकला था, तो 30 से 40 हज़ार, हम एक एवरेज 35 भी मान ले तो यानी करीब 3-3.5 लाख 30,000 रखिए। मान लीजिए आपके कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि किसी हर किसान के कहीं कनेक्शन नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता, वो कहीं नई जगह जाएंगे, वो अगर ऑलरेडी 30 हज़ार में ले रहा होगा उसको 25 बोलेगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है एक्चुअल में। आप 25 हज़ार भी लगें तो 2.5 लाख रुपए की क्रॉप आराम से आपकी सेल हो सकती है, 2 लाख रुपए का आपका मुनाफा है आपका। इतना महंगा मशरूम है तो मार्केट कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा है? कोई किसान इसको करता है, कोई इस काम में आता है, कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा? इसका ना मार्केट ऑलरेडी क्रिएट है, और ये मार्केट ना थोड़ा सा हिडन है क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन क्रिएटेड ऑलरेडी है। आपको मान के 100 टन मेरे ख्याल से इसका एक्सपोर्ट होगा, ऑलरेडी हो रहा है। आज की बात नहीं कर रहा मैं, गुची मशरूम का 100 टन का 100 टन का एक्सपोर्ट पर ईयर हो रहा है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड,
सब जगह हो रहा है। फिर आपके इंडियन रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, जो भाई ने ताज हो गया आपका, कई लीला वगैरह जो भी 5 स्टार्स हैं वहाँ के मेन्यू में आपको दिख जाएगा आपको। और ये केवल दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में भरे पड़े हैं, बैंगलोर में, यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। और जो स्टैंड एलोन हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो ले रहे हैं। और इसका बड़ा क्रेज़ ना पंजाबी लोगों में जो रहता है, क्योंकि कश्मीर से बहुत लोग खाने आते हैं तो उनको बड़ा पता रहता है, क्योंकि घर में रहता है। मैं कई ऐसे लोगों को मिला हूँ जो बहुत वाकिफ़ हैं, इनको सुपर रिच हैं, तो वो लोग रखते हैं। मतलब मिडिल क्लास में थोड़ा सा अब आने लगा है, हायर क्लास में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में। एक सवाल ये जो कई लोग जानना चाह रहे थे, अगर वो इस काम को शुरू करना चाहें तो क्या आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे उन्हें इस काम के लिए? हम लोग एक्चुअल में इसको बिल्कुल कॉमर्शियल कर रहे हैं। अभी हमने ट्रेनिंग का इसका कोई मॉडल बनाया नहीं है, तो एक सेकंड ट्रायल में हम 20 तक पॉली हाउस लेंगे इस साल, तो थोड़ा और वो हो जाएगा तो फिर हम शायद देखें। लेकिन मेरा मतलब ये कभी मतलब बिजनेस मॉडल रहा नहीं ट्रेनिंग का एक्चुअल में। लेकिन हाँ, मैंने मेजर नॉलेज आपके पॉडकास्ट में ना इसकी 80-90% नॉलेज मैंने वैसे ही आपको दे दी है। और अगर मैंने इसको किसी दिन आउट करना होगा तो मैं किसी दिन बुक में इसको पूरी टेक्नोलॉजी को आउट कर दूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल रहेगी। इतना सब जानने के बाद अगर कोई प्रयोग करना चाहे, प्रयास करना चाहे, तो अब बात आती है स्पॉन की। तो क्या नवीन पटवाल जी ये मदद करेंगे कि कम से कम उन्हें स्पॉन मिल पाए? इसका ना टिश्यू कल्चर बैंक होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर किसान लोग वाकिफ़ ना हो तो DMR में इसका टिश्यू कल्चर बैंक है। तो वो लोग भी DMR सोलन, जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, वो टिश्यू कल्चर सेल करते हैं वो। और मुझे लगता है कि विद इन ए ईयर वो स्पॉन भी सेल करने लग जाएंगे। कुछ लोगों ने एक सुझाव भेजा कि पौड़ी ज़िले में पहली बार ये कॉमर्शली मतलब किया गया है, तो इस ज़िले को ही GI टैग दे दिया जाए और इसकी खेती को बढ़ावा देने में मदद की जाए। एक्चुअली GI टैग तब मिलेगा, एक पॉली हाउस करने से तो GI टैग नहीं मिल सकता। हाँ, अगर सपोज करो नेक्स्ट ईयर 50-100 पॉली हाउसेज लग जाते हैं और एक बिजनेस मॉडल बन जाता है पौड़ी के लिए या उत्तराखंड के एक पौड़ी इलाके के लिए, तो उसको GI टैग वाले सोच सकते हैं कि यहाँ दे दें। मतलब मेरा इसमें कोई सजेशन रहेगा, क्योंकि GI टैग अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करेंगे कहाँ होगा, क्योंकि ये तो हमने थोड़ा सा किया, जंगलों में तो बहुत मिलता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि यार आपने उगा दिया, ये तो सस्ता होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आपको जंगल में मिला वो तो फ्री मिला है, वो और सस्ता होना चाहिए, आपने क्या मेहनत करी है। तो जब हम खुद उगाते हैं, जो उसको कल्टीवेट करते हैं, डोमेस्टिकेशन बोलेंगे हम इसको, हमने उसको डोमेस्टिक करते हैं, वो बड़ी नीट एंड क्लीन दिखती है। तो शेफ़ को भी प्रॉब्लम रहती है यार मिट्टी आ जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल आया लोगों की तरफ से कि जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, जो आप लोग कर रहे हैं खुद वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। लोगों ने लिखा भी ऐसा नहीं बोल सकते। मैं आपको बताऊं, किसी टाइम पे जब JCB इंडिया में आ रही थी ना, तो लोग कह रहे थे यार JCB आ रही है, 10 लोगों का टाइम खराब कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हो आज JCB के बिना जाने के लिए। वो अपनी जगह अच्छी है, ये अपनी जगह अच्छी है, अपनी जगह दोनों अपना अपना पॉइंट है। लेकिन कभी ना कभी ऐसे तो हम जंगलों में रहते थे, 2 कपड़े पहन के घूमते थे, आज भी वो अच्छा लगेगा, आदमी कहेगा यार AC में क्यों रह रहे हो। तो समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती है। मैं जिन लोगों का सवाल आया, आज से 6-7 साल बाद वो कभी सवाल नहीं करेंगे। आप हिस्ट्री से देख लीजिए ना सर। एक्सोटिक मशरूम में अभी क्या चल रहा है? हम जब आए थे शिटाके, हमने देखा था वहाँ पे। शिटाके सर वर्ल्ड में नंबर 1 मशरूम है, कंज्यूम में और कल्टीवेशन में भी। ऑब्वियसली कंज्यूम हो रहा है तो कल्टीवेट भी हो रहा है। और शिटाके मशरूम जापान में कंज्यूम होता है। आपको पता है जापान में उसका टिश्यू कल्चर एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको लगा था जैसे कोविड कहीं फैलेगा नहीं, लोग सोचते थे वो भी नहीं जाएगा, लेकिन वो चला ही जाता कहीं ना कहीं। फिर उसको चाइना ने उगाना शुरू करा। ऐसे ही किसी टाइम पे शिटाके जंगली था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया। पहले वो जंगलों में ही मिलता था, जैसे गुच्छी मशरूम जंगलों में मिलती थी। तो वो मशरूम बहुत हाईली मेडिसिनल मशरूम है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बटर मशरूम तो उसके आगे पीछे है ही नहीं कुछ। तो शिटाके और इसके अलावा और कौन से? किंगॉस्टर करते हैं, जिसे इरंगी बोलते हैं। इनोकी-शिमिजी नहीं करते, वो 12 डिग्री की क्रॉप में बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है उसे में। उसके लिए भी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हमारे को डिमांड आएगी तो हम एक बड़ा यूनिट लगा सकते हैं उसके लिए। और हम तो कुछ मेडिसिन भी करते हैं। ये तो कलनरी होगी जो आप रेगुलर खा सकते हैं, जैसे गैनोडर्मा लूसिडियम हो गया, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज भी करते हैं हम, और पोर्टबेलो करते हैं, क्रिमनी करते हैं। मतलब बहुत मशरूम्स हैं मतलब ना। नवीन जी, ये बताया आपकी जो रुड़की में यूनिट है वहाँ पर आए भी थे उत्तराखंड, और जितनी हाईटेक वो यूनिट दिखी है, बहुत सारे ऐसी प्लांट्स पे गए जहाँ मशरूम फार्मिंग होती है, लेकिन जो आपके यहाँ की यूनिट थी हमें लगता है वैसी नॉर्थ इंडिया में बड़ी रेयर यूनिट्स होंगी शायद। सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2007 में शुरू किया था। मैंने DMR से ही ट्रेनिंग ली थी, डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन में। तो जैसा चल रहा था मार्केट में, हमने वैसे ही किया। लोहे के रैक बनाए, ब्रिक ईंटें बनाई, उसमें थर्माकोल चिपकाया, इंसुलेशन करा, नॉर्मल ACs लगा दिए हमने। और वो प्लांट लगाने के बाद हमने मशरूम उगाई। उस टाइम आप मान के चलिए बटन मशरूम एक्जॉटिक होती थी, बहुत एक्जॉटिक मानी आती थी, बड़ी फुल रेपुटेशन होती थी। आड़ती लोग फुल आज़ादपुर मंडी में ऐसा रुतबा होता था कि उनकी गाड़ी आ गई, रुड़की की मशरूम आ गई। मशरूम का नाम ही रुड़की मशरूम रख दिया था। अब क्या हुआ, 2012-13 तक हम खुश, हमने कहा बड़ा हाईफाई काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताऊँ, इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि वर्ल्ड ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। मैं 2013 में बेल्जियम और हॉलैंड
ट्रेनिंग में गया और 15-15 दिन की दोनों जगह ट्रेनिंग थी, 1 महीना रहा मैं वहाँ पर। 2013 की बात है। मैं जब वहाँ गया ना तो मेरे ज़मीन तले धरती निकल गई। मुझे लगा हम तो आदिवासी लोग हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं। मतलब मैंने उनका प्रोजेक्ट देखा, वो मतलब शेल्फ्स उनके एल्यूमिनियम की, मशीन उनको खींच के खाद निकाल रही है, मशीन उसके अंदर डाल रही है, कंप्यूटर मोबाइल में आपको बता रहा है कि क्या टेम्परेचर है, अलार्म दे रहा है, चिलर बंद हो जा रहा है तो आपको ऑटोमेटिक मैसेजेस आ रहे हैं। मैं वापस आया, मैंने कहा यार करना है तो ये करना है, चाहे अब घाटा हो जाए। हमने खूब पैसे कमाए उससे, ऐसा नहीं कहेंगे, हमने अच्छी अर्निंग थी हमारी। हमने वहाँ लैंड ली तो हमने कहा यार अब यही करेंगे और एग्जैक्टली यही करेंगे। हमने फिर एल्यूमिनियम शेल्फ्स ढूंढे, उसको शॉर्ट लीज किया। आपको मान के चलिए हमारे 1 CR के 1 करोड़ के केवल कंप्यूटर हैं जिसमें उसके एक्चुएटर्स भी नहीं है कमांड देने के लिए, एयर कंडीशनिंग का कुछ सामान नहीं है, केवल उसके अंदर लॉजिक है और टच स्क्रीन है और हमारे मोबाइल पे एक्सेस है उसका। 1 CR के इम्पोर्ट हुए थे और हमने वो हॉलैंड से करे, चाइना से भी नहीं करे, हमने करे भी हॉलैंड से, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट थे। क्योंकि मुझे था कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा करना है और हमारा पैसा जहाँ 2 रुपये लगना था वहाँ हमारा 10 लगा। लेकिन एक जिद नहीं होती कि करना तो है, यही करना है, और एक हम मॉडल बनेंगे लोगों के लिए यार ऐसा भी दुनिया होती है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट लगाया तो काफ़ी रिच लोग जो आए हमारे यहाँ, ये प्रोजेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, तो लग ही नहीं रहा फार्म है, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है। तो हमारे को देख के और भी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हमें नकल करी, किसी ने पहली बार शुरुआत करनी थी, तो वो हमारा एक शौक और पैशन था। कहीं कहीं बोलेंगे आप एजुकेशन का भी वो था कि बीटेक करी हुई है तो यार कुछ अलग ही करना है, बिल्कुल फार्मर की तरह क्यों करते हैं, थोड़ा हाईटेक करते हैं। हमारा जो रूम में जैसे टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ह्यूमिडिटी रखना है, 3 दिन के अंदर टेम्परेचर डाउन करना है, वो कंप्यूटर डिसाइड करता है, तो उसको हम ऑटोमेशन बोलेंगे। और हमारा जो मैकेनाइजेशन वो मशीनें, हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि कैसे भरना है, वो हम ऑपरेट्स करते हैं। JCBs वगैरह, JCB तो चलो नॉर्मल है, वो तो सबके पास ही होती है, और कुछ फिलिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, एम्पटिंग्स होती हैं, वो क्रॉस करके ऊपर चढ़ जाती हैं, और लेडीज़ जो मूव करती हैं हार्वेस्ट में, उसमें ट्रॉलीज होती हैं, वो ऑटोमेटिक पिकिंग लॉरीज बोलते हैं। मतलब हमने एग्जैक्ट वो करा जो हॉलैंड में था। ये जो पहाड़ों से पलायन है, इसे रोकने में, चाहे वो गुची मशरूम की बात हो या ओवरऑल मशरूम फार्मिंग की बात हो, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहाड़ों से जो युवा है, जो पलायन हो रहा है, उसको रोका जाए? करेक्ट सर, मैं एक्चुअल में ये बड़ा डिटेल में मैं आपको आंसर करूँगा। पहले मैं अपनी फैमिली से ही स्टार्ट करता हूँ, वो आए क्यों और वापस क्यों नहीं जा रहे और क्या कनेक्शन है उनका अभी तक भी। मेरे फादर साहब कहते हैं कि हम लोग क्या है ना, दिल्ली आए, पहले सरोज नगर वगैरह में इधर उधर किसी रिश्तेदार के पास रहते थे कि यार गाँव से कोई आता था और उनको रोक लेते थे। तो फिर जॉब की तलाश, उन्हें ITI भी करी निज़ामुद्दीन से, ये निज़ामुद्दीन एक ITI है गवर्नमेंट का, तो उसके बाद उन्हें जॉब करी 1-2 जगह, फिर वर्कशॉप भी खोली। तो वो कहते थे कि हमारा एक टारगेट होता था कि हम यहाँ आएंगे और पैसे कमा के वापस जाएंगे। कहते हम जब पहले तो हम 3 महीने में वापस जाते थे, बस में बैठ के पौड़ी तक गए, घूमते घूमते बस गए, ऐसे खुशी होती थी, पैसा इकट्ठा करके घर में दे आए। धीरे धीरे करके फैमिली बसी, बच्चे पैदा हुए, शादी हुई, तो यहाँ मतलब गांव के जो वापस जाने का टाइम है वो कम हो गया, और उनकी बॉन्डिंग तो अभी भी है। तो हेल्थ की वजह से अब एजेड भी हो गए तो कम जान, अभी भी मुझे बोलते हैं कि वहाँ एक घर बना दो, लेकिन वहाँ ना कुछ सुविधाएं नहीं है एक्चुअल में। जैसे आपको यहाँ सुविधाओं का एक्सेस मिल चुका है, अगर सीमेंट का कट्टा है वो भी महंगा है एक्चुअल में, घर बनाना है तो वो चीज़ें महंगी हैं, तो वो सहूलियतें नहीं मिल पाई, तो इस वजह से, और कोई बिज़नेस भी नहीं कर सकते आप सही मायने में देखें। लेकिन जैसे हम ये गुच्छी मशरूम का किया, देखो इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि ये पहाड़ों में हो सकता है कि वो आप उत्तराखंड को देखो तो 2 हिस्सों में, एक तो प्लेन क्षेत्र है जो हरियाणा है, हरियाणा कह रहा हूँ, हरिद्वार, रुद्रपुर वगैरह के आपके जो इलाके हैं जो प्लेन क्षेत्र हैं, और वो एक पहाड़ी इलाका है, तो ये मशरूम पहाड़ी में ही हो सकती है। दूसरी बात, इसका मार्केट ही ड्राई है, तो आपकी आज 2 किलो निकली, 5 किलो निकली, 10 किलो, आपकी जब 50 किलो हो जाए, 10-20 किलो, और जब आप दिल्ली जा रहे हो, जब आप बॉम्बे जा रहे हो, या जब भी कभी जा रहे हो, आप उस दिन आप निकल जाओ। आपको ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश है तो आपको 2 दिन में बेचना है। कोई भी फ्रेश क्रॉप का तो बहुत प्रेशर रहता है ना एक्चुअल में, 1-2 दिन में आपको बेचना है, थोड़ी भी है तो भी भेजनी है, तो आपका फ्रेट इतना लग जा रहा है, तो एक ड्राई होने की वजह से। दूसरी बात हाई टिकट वैल्यू है, हाई टिकट वैल्यू आप समझ गए होंगे, जिसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये आप अगर पलायन की बात करें तो रिवर्स माइग्रेशन के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है। बाकी मशरूम में तो क्या है, आप करने लगोगे वो रुड़की में या दिल्ली में फैक्ट्री डाल देगा, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा कम पैसे में प्रोड्यूस कर लेगा। ऑब्वियसली बात है ना, आप बटन मशरूम का आप पहाड़ों में लगाओगे तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, भूसा नीचे से आना है, ट्रैवलिंग बहुत जल्द लग जाएगी। तो इस मशरूम में अभी तक ये सेफ़ है कि ये पहाड़ों के लिए बहुत सेफ़ है। एक मतलब चांस है कि मतलब एक रोशनी है जो मेरे को लगता है कि अगर उसको सही तरीके से हम कर सकें तो ये पहाड़ों के लिए वो काफ़ी अच्छी देन साबित होगी। हमने कोशिश की कि उन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो नवीन जी दें, उन्होंने दिए भी, हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताया। नवीन जी, एक चीज़ जो सबने बार बार कही है कि आपका पता और आपका मोबाइल नंबर एक मिल जाए, जिससे वो अगर और कोई जानकारी लेना चाहें, सिर्फ गुची मशरूम की बात नहीं है, बात बटन मशरूम की भी है, बात हाईटेक तरीके से मशरूम फार्मिंग की भी है, तो
अगर वो आप अपना यहाँ पर शेयर करें आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मेरा जो पता है, रुड़की में हमारा मशरूम फार्म है, झबरेड़ा कस्बे में, और विलेज सडोली, गांव सडोली में हमारा मशरूम फार्म है। सब लोग जानते हैं हमारे को, आसपास झबरेड़ा भी पहुंच जाएंगे तो उसके 10 किलोमीटर दायरे में किसी मशरूम फार्म पहुंचेंगे, पूछेंगे तो हमारा बता देंगे वो लोग। और हमारी कंपनी का नाम वेल्किन फूड्स है। वेल्किन फूड्स गूगल मैप में भी मिल जाता है बड़े आराम से। अगर गूगल करेंगे तो वेल्किन फूड्स एक ही दिखाएगा रुड़की में, तो आके मिल सकते हैं हमको, हम अपना फार्म विजिट करा सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए नवीन जी आपका बहुत बहुत फिर से एक बार शुक्रिया, और इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो साथियों, इसी तरह से आप गांव जंक्शन चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ऐसे ही नए नए मेहमान जो बहुत खास है उनसे हम आपको मिलवाएंगे, पॉडकास्ट में नई नई जानकारियाँ हम आपको देंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कीजिए। नोटिफिकेशन का जो आइकन है, बेल आइकन, उसको क्लिक कीजिए ताकि नई नई जो अपडेट्स हैं वो आप तक इसी तरह से पहुंचती रहें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।